हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का चंदन जीएस हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट के मोटिवेशन के बारे में देखेंगे कि आखिर में स्टूडेंट क्यों सफल नहीं हो पाता है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि लोग पढ़ाई करते कैसे हैं। लोग तीन तरह से पढ़ाई करते हैं। एक करते हैं किसी को देख के कि अगर वो आदमी कर रहा है तो हम भी करेंगे। एक करता है गार्जियन के दबाव में, यानी कि अपने पेरेंट्स के दबाव में, जो वो कह रहे हैं तो हम करेंगे। और तीसरा वो करता है जो खुद के लिए करता है। तो सफल वो व्यक्ति होता है, वो स्टूडेंट होता है जो खुद के लिए तैयारी करता है। अब यहाँ पे ये है कि अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, उसका कोई एक रीज़न होना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी अपने फाइनेंशियली जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए पढ़ाई करता है। कोई आदमी अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए पढ़ाई करता है। हर एक आदमी का अलग अलग रीज़न होता है, लेकिन रीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे दो बातें हो सकती है। एक कि हम अगर सीरियस तैयारी करेंगे तो नौकरी होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पहला कि अब सीरियस तैयारी हम लोग करेंगे कैसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि तैयारी तो शुरू करते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो तैयारी को पीछे छोड़ते चले जाते हैं और गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो हम एक सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में तैयारी कैसे करें, इस बातों को हमको सही से आज समझना है। मान के चलिए अगर हमको रेलवे का तैयारी करना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेलवे का सिलेबस क्या है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में सबका अपना अलग अलग सिलेबस होता है। अगर सबका अपना अलग अलग सिलेबस होता है तो अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हमको उस सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद उस सिलेबस में जिस जिस टॉपिक को दिया हुआ है, जो जो टॉपिक उसमें दिया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड हमको बुक लेना है। अब बुक कैसे हम खरीद सकते हैं। मान के चलिए कि अगर एक ही टॉपिक से रिलेटेड 4 बुक है तो उसमें देखना है कि किस बुक में सबसे आसान भाषा में दिया हुआ है कोई भी कंटेंट। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मात्र हमको 4 विषय पढ़ना पड़ता है। जीके जीएस, जिसमें कि हम लोग करेंट अफेयर को भी शामिल करते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इन चारों विषय को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इन बातों को समझना है। जैसे जीके है तो जीके के लिए सबसे पहला काम जो विद्यार्थी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि गए मार्केट से कोई ऑब्जेक्टिव का बुक उठा के ले आए और उससे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जिस कारण क्या होता है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि इसका बेस क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर हम 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं तो 1857 की क्रांति में सीधा एक क्वेश्चन आ गया कि इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो सभी लोग मारेंगे चर्बी वाला कारतूस, जो कि एनफील्ड राइफल में लगता था। अब यहाँ पे ये समझना है कि आखिर में चर्बी वाला कारतूस वाला पॉइंट आया कहाँ से। तो इसके पीछे के बेस को समझना है कि आखिर में क्या कारण था। तो कारण तो एक नहीं होते हैं किसी भी आंदोलन के, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण वो होते हैं जिसके कारण वो आंदोलन शुरू होता है। तो अगर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या डिफेंस हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, तो उसके लिए सबसे पहले जीके जीएस के लिए हमको तैयारी के लिए सबसे पहले हमको एनसीईआरटी पढ़ना है, और वो भी 6 to 12 तक का। अगर 6 to 12 तक का अगर हम एनसीईआरटी अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस अगर इतना पढ़ लिए तो फिर हमको आगे बेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी किताब पढ़ेंगे तो हमको अच्छा तरह से समझ में आएगा। जीके के बाद जब हम जीके अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं उसके बाद हमको क्या करना है कि उसका नोट्स बनाना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में क्या है कि उसको 3 बार पढ़ना है। पहले बार ऐसे पढ़ना है जैसे कोई कहानी का किताब पढ़ते हैं, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किताब में आखिर दिया क्या है। फिर जब दूसरा बार पढ़ेंगे तो उसमें क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट अंदर से नीचे से जो है अंडरलाइन कर देना है, चाहे आप कट पेंसिल से कीजिए या हाइलाइटर पेन से कीजिए। और जब तीसरा बार उसको पढ़ेंगे तो उसके बाद उससे हमको क्या करना है कि नोट्स बना लेना है। जब उसका नोट्स बन जाएगा तो मेरा एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नोट्स को क्या करना है कि रिवीजन करना है।
उसके बाद आप लुसेंट पढ़ सकते हैं बेस के लिए। और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेंगे तो याद रखिए कि लुसेंट अगर पढ़िए तो लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक लीजिए। इसका फ़ायदा क्या है कि जब अगर आप किसी टॉपिक को सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं तो फिर उसको आप ऑब्जेक्टिव में टिक मार के देखिए कि आखिर में कैसे हम जो इसमें पढ़े हैं वो हमको समझ में आया है या नहीं, हमको याद है या नहीं। ठीक है, इस टाइप से हमको क्या करना है कि जीके की तैयारी करना है। और जब पूरा लग रहा है कि हमको कम से कम 70-80% कंप्लीट हो चुका है जीके, उसके बाद हमको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट बनाना है। प्रैक्टिस सेट में क्या करना है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है किसी भी एग्जाम का, या पर्सनली जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमको देखना है। और जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद जो नया प्रैक्टिस सेट आता है उसमें बना के देखना है कि हमसे बन रहा है या नहीं। जिस टॉपिक से बन रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहले उस टॉपिक के बारे में उसमें जाके देखेंगे अपने नोट्स में कि आखिर में इससे रिलेटेड मेरा जो क्वेश्चन है वो क्यों नहीं बन पा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उस फैक्ट को देखेंगे, ज़रा उसको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमको जीके की तैयारी करनी है। अब हम लोग आते हैं मैथ पे। मैथ में क्या है कि मैथ में अधिकतर विद्यार्थी को समस्या होता है कि मैथ उसको समझ में नहीं आता है। कारण क्या है कि मैथ समझ में नहीं आता है? क्योंकि मैथ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन वो चीज़ को हमको समझ में नहीं आता है। उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण ये है कि मैथ के कॉन्सेप्ट को हम कभी समझते ही नहीं हैं। मतलब क्या कि अगर कोई त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का मान अगर 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ते नहीं, सीधा हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मैथ जब भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक शुरू कीजिए तो उस टॉपिक का जो पहले बेसिक फंडामेंटल है उसको समझने का कोशिश कीजिए। और बेसिक का किसी भी टॉपिक का शुरुआत हो तो बेसिक का 100% नोट्स आपके पास होना चाहिए। और जब चैप्टर बनाइए मैथ में तो उसमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है पहले हर एक चैप्टर में से 15-15 क्वेश्चन बना लेना है। इससे क्या होगा कि पूरे किताब का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। और जब 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया उसके बाद हमको क्या करना है कि आगे क्वेश्चन बनाना है। यही प्रोसीजर रीजनिंग में भी करना है। और उसके बाद आ गया मेरा इंग्लिश। इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऑक्सफोर्ड का जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पतला वाला आता है उसको हम पहले लेंगे और ग्रामर पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, क्योंकि उसमें 0 लेवल से एकदम दिया हुआ है, ABCD से समझिए इस दिया हुआ है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग जूनियर इंग्लिश पढ़ेंगे, ग्रामर और ट्रांसलेशन। और उसके बाद लास्ट में एक बुक आता है जिसका नाम है ब्रिटिश लिंगुआ का, वो बहुत अच्छा बुक है, उसको हम लोग को पढ़ना है ग्रामर का। और प्रत्येक दिन इंग्लिश के लिए कम से कम 15 वर्ड याद करना है। इससे क्या होगा कि अगर वर्ड पावर अगर आपका मजबूत होगा तो आप किसी भी इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कर सकते हैं और हिंदी को इंग्लिश कर सकते हैं। तब जाके आपका इंग्लिश पे धीरे धीरे कमांड होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और सोचना है कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम ग्रामर और ट्रांसलेशन बना लिए हो गया, आपको बुक स्टडी भी, रीडिंग भी करना है। कैसे? मान के चलिए कोई एक पुराना पेपर ले लिए इंग्लिश का, उसको पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने से छोटे बच्चों को जो आपके घर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उसको आप पढ़ाइए इंग्लिश बुक देख के, क्योंकि उसका बड़ा बेसिक बुक होता है। जब आप उसको समझने लगिएगा तो धीरे धीरे आप आगे भी समझने लगिएगा। तो ये बेस्ट तरीका है। तो इंग्लिश को इस हिसाब से तैयार करना है। अब बचा मेरा इधर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। अब करंट अफेयर बचा। करंट अफेयर के लिए हमको क्या करना है कि करंट अफेयर के लिए 2 चीज़ पर रिलाई कीजिए। एक, न्यूज़पेपर, आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय संस्करण, लेकिन यहाँ वो मिलेगा नहीं, है ना, वो दिल्ली में ही अधिकतर मिलता है। तो दैनिक जागरण का कोई भी पेपर, आप क्षेत्रीय पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई उसका कंटेंट ठीक ठाक रहता है। दैनिक जागरण पढ़ लिए। दैनिक जागरण के बाद हम लोगों को मंथली एक मैगजीन पढ़ना है। जैसे कि अभी अगर दृष्टि हो गया, दृष्टि का मैगजीन हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया। अगर आप UPSC BPSC कर रहे हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप दृष्टि का मैगजीन पढ़िए। लेकिन अगर रेलवे, बैंक, SSC यहाँ तक है तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं या सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। अब ज़रा हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं कि विद्यार्थी अगर हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने काम से मतलब रखिए। कहने का क्या मतलब है कि आपका मेन काम है पढ़ाई करना, तो आप मेन पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जैसे देखिए अपने लाइफ को भी जो है ना 3 भाग में बांट के चलते हैं। पहला पर्सनल लाइफ,
दूसरा प्रोफेशनल लाइफ और तीसरा अदर लाइफ। पर्सनल लाइफ वो होता है जो हम खुद के लिए देते हैं, जैसे कि हमको अगर जो कपड़ा पहनना है वो हम पहनेंगे, जो खाना खाना है वो हम खाएंगे, ये मेरे पर्सनल लाइफ में आ गया। दूसरा है प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ ही मेन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको टाइम इसी पे देना है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका प्रोफेशन है बिजनेस करना, तो वो बिजनेस करेगा, उस पर ज़्यादा वो समय देगा। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका प्रोफेशन क्या है, पढ़ाई करना, तो वो उस पर सबसे ज़्यादा समय देगा। और एक होता है अदर लाइफ, जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स, माता पिता, दोस्तों के साथ समय दे सकते हैं। तो अगर इसको समय वाइज बांटा जाए 24 घंटा को, किसको कितना समय दे, तो इसको इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप पर्सनल लाइफ को 2 घंटा दीजिए, अदर लाइफ को 2 घंटा दीजिए, 4 घंटा हुआ। 6 घंटा आपको सोना है, कम से कम 6 से 7 घंटा सोना है। उसके बाद जो भी समय बचा है वो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को देंगे। विद्यार्थी है, पहले सोच लीजिए कि हमको अगर ये तैयारी शुरू किए हैं तो हर हाल में हमको इसको निकालना ही निकालना है, चाहे उसके लिए जो मेहनत करना पड़े, ठीक है। निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिव लोगों कहने का मतलब है कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको डिमोटिवेट करता है, कहता है क्या कि तुमसे नहीं होगा। तो उस टाइप के दोस्त हो या कोई भी आदमी हो, उससे दूर रहिए, क्योंकि वह आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कोशिश करना है कि अपना जो एक अलग है, अपना एक अलग स्टडी रूम रखिए, जिसमें कि आप खुद पढ़िए, और उसमें लाइटिंग का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ज़्यादा लाइट रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को बड़ा आसानी से पढ़ पाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि मेरे आंखों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा हमको गौर से नहीं देखना पड़ता है। अब विद्यार्थी का मूलभूत 2-3 समस्या है, जैसे कि नींद आना, है ना, आलस करना, ये सब है। तो अब नींद आ रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आपको पढ़ाई के समय में नींद आए तो उठिए, 1 गिलास पानी पीजिए और आँख पे पानी मारिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा घूम लीजिए हवा में, नींद नहीं आएगा। दूसरा चीज़ कि आलस करना, तो इसका कोई उपाय नहीं है। आलस अगर आप कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप आलस पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट समय को ख़त्म करें, क्योंकि देखिए, आदमी का लाइफ लगभग 60 से 70 साल होता है। अब 60 से 70 साल में सोचिए कि आदमी, अगर हम एवरेज ही उम्र अगर हम 60 साल मान रहे हैं तो 30 साल तो वो सो के बिता देता है। जब वो 30 साल सो के बिता देता है, इधर बचा 30 में तो वो 20 साल जो है सो बचपन में बिता देता है, जिस समय का कोई इम्पोर्टेंस होता ही नहीं है। उसके बाद बचा 10 साल, 10 साल में वो शादी विवाह किया, उसके बाद अपने बच्चों को पालने में उसका समय ख़त्म हो गया। ज़रा सोच के देखिए कि हम इस धरती पे आए तो हम क्या किए अपने लिए, कुछ नहीं कर पाए। तो आप एक लिमिट समय में, आप अगर 25 से 26 की उम्र तक अगर सफल हो जाते हैं तो फिर आगे आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सब बात समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।